कत्ल एक ऐसा जुर्म जिसके बारे में हम सब सुनते हैं, लेकिन जब ये होता है तो पाकिस्तान का कानून इसे कैसे देखता है? चलें, आज इसी संजीदा मौजू की गहराई में उतरते हैं। हम खास तौर पर दफ़ा 302 को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस जुर्म के कानूनी नताइज आखिर होते क्या हैं। अच्छा, तो सबसे पहले कत्ल है क्या? बिल्कुल बुनियादी सतह पर देखें तो तारीफ बड़ी सीधी सी लगती है। सीधा सा मतलब है कि कोई जानबूझकर किसी दूसरे इंसान की जान ले ले। लेकिन बात इतनी सादा है नहीं। कानून की दुनिया में ना सबसे बड़ा सवाल यही आकर खड़ा हो जाता है कि भाई इस जानबूझकर का असल मतलब क्या है। और बस यही वो पॉइंट है जहां से सारा मामला पेचीदा होना शुरू हो जाता है। तो आज हम इस मौजू को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान में इस पर कानून क्या कहता है, फिर कानूनी तौर पर कत्ल बनता कैसे है, इसके बाद प्रोसिक्यूटर को क्या क्या साबित करना पड़ता है, फिर सजाओं की बात होगी और हाँ, कुछ अहम कानूनी छूट पर भी नजर डालेंगे और आखिर में सबसे अहम चीज यानी नियत पर बात खत्म करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पाकिस्तान में जब भी कत्ल की बात होती है तो पूरा कानूनी ढांचा ना पाकिस्तान पीनल कोड की दो बहुत अहम दफात के इर्द गिर्द ही घूमता है। देखें, एक है दफ़ा 300। ये हमें बताती है कि कत्ल है क्या, उसकी तारीफ क्या है। समझ लें कि ये एक तरह से रूल बुक है। और दूसरी तरफ है दफ़ा 302, जो बताती है कि अगर कत्ल साबित हो जाए तो उसकी सज़ा क्या होगी, यानी उसके नताइज क्या होंगे। तो एक तरफ है जुर्म और दूसरी तरफ सज़ा। बड़ा सीधा सा हिसाब। अब आते हैं असल बात पर। आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी की मौत को कानूनी तौर पर कत्ल बना देती है? इस मामले में कानून बड़ा वाज़ेह है। देखें, दफ़ा 300 हमें 4 शराइत बताती है। इनमें से कोई एक भी पूरी हो जाए तो वो अमल कत्ल कहलाएगा। पहली शर्त, नीयत ही मारने की हो, बिल्कुल वाज़ा इरादा। दूसरी, नीयत ऐसी चोट पहुंचाने की हो जिसके बारे में मुजरिम को पता हो कि इससे मौत हो सकती है। तीसरी, चोट इतनी शदीद हो कि वो आम हालात में मौत का सबब बनने के लिए काफ़ी हो। और चौथी शर्त यह है कि कोई काम ही इतना खतरनाक हो कि करने वाले को इल्म हो कि इसका नतीजा मौत ही निकलेगा। आपने गौर किया? इन चारों में एक चीज़ मुश्तरक है, वो है नीयत और इल्म। तो इन सारी कानूनी बातों का खुलासा क्या है? बहुत ही सादा। अगर किसी का इरादा ही कत्ल का है या वो कोई ऐसा खतरनाक काम कर रहा है जिसका नतीजा आम तौर पर मौत ही निकलता है, तो बस कानून की नज़र में वो कत्ल है। अच्छा, अब फर्ज करें केस अदालत में चला गया तो प्रोसिक्यूशन यानी इस्तगासा को कत्ल का इल्ज़ाम साबित करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? इनके पास ना एक तरह की चेकलिस्ट होती है जिससे पूरा करना लाजमी है। अदालत में कत्ल साबित करने के लिए 4 चीज़ें हैं जो इस्तगासा को हर हाल में साबित करनी होती हैं। नंबर 1 कि किसी इंसान की मौत हुई है, जाहिर सी बात है। नंबर 2 कि ये मौत मुल्जिम के किसी काम की वजह से हुई है। नंबर 3, और ये सबसे अहम है, कि मुल्जिम की वैसी ही नीयत या इल्म था जिसका जिक्र हमने दफ़ा 300 में किया था। और आखिर में नंबर 4, मुल्जिम के काम और मौत के बीच एक सीधा डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी कड़ी मिसिंग हो ना तो केस वहीं कमज़ोर पड़ जाता है। चलें, अब बात करते हैं नताइज की, यानी दफ़ा 302 की। जब कत्ल साबित हो जाता है तो कानून में उसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएं रखी गई हैं। और हाँ, सज़ा हमेशा एक जैसी नहीं होती। कानून अदालत को 3 अलग अलग किस्म की सज़ाएं देने का इख्तियार देता है। तो ये 3 सज़ाएं कौन सी हैं? पहली है किसास। ये इस्लामी कानून के मुताबिक बदले में मौत की सज़ा है। दूसरी है ताज़ीर के तहत सज़ाए मौत। ये सज़ा तब दी जाती है जब किसास लागू ना हो सके, लेकिन अदालत समझती है कि जुर्म इतना संगीन है कि सज़ाए मौत ही बनती है। और तीसरी सज़ा भी ताज़ीर के तहत है, जो उम्र कैद या 25 साल तक की कैद हो सकती है, साथ में जुर्माना भी। तो यहाँ जो असल फ़र्क है ना, वो किसास और ताज़ीर का है। ताज़ीर में अदालत की सवाबदीद यानी उसकी मर्जी बहुत अहम किरदार अदा करती है। और ये जो अदालत का इख्तियार है ना, ये कोई ऐसे ही नहीं है। जज जब ताज़ीर की सज़ा देते हैं तो वो बहुत सी चीज़ें देखते हैं। जुर्म की नौयत क्या थी, उसे किस तरीके से किया गया और केस के पूरे हालात क्या थे, इन सब का गहराई से जायज़ा लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक और अहम बात है। कानून ये भी मानता है कि हर बार जब किसी की जान जाती है तो वो कत्ल नहीं होता। कुछ खास हालात ऐसे होते हैं जहाँ कानून जुर्म की तारीफ ही बदल देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जान लेने वाला हर काम कानूनी तौर पर कत्ल ही कहलाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून इसके लिए कुछ खास रियायतें यानी एक्सेप्शंस देता है। ये रियायतें किन हालात में मिलती हैं? जैसे कि अचानक और इतने शदीद गुस्से में आ जाना कि बंदा अपने होश खो बैठे, या फिर अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लेना। इसी तरह अगर कोई सरकारी मुलाजिम नेक नियति से अपनी ड्यूटी कर रहा हो
या बगैर किसी पुरानी दुश्मनी के अचानक लड़ाई में किसी की मौत हो जाए। देखें, इन तमाम सूरतों में ये अमल अब भी एक बहुत संगीन जुर्म है जिसे कानून कत्ल खता कहता है, लेकिन ये कत्ल अम्द यानी मर्डर के दर्जे पर नहीं आता। तो फिर इन सारी तफसीलात के बाद इस पूरे कानून का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात क्या है जो हमें समझनी चाहिए? बात सारी आकर एक जगह रुकती है। कानून सिर्फ इस अमल को नहीं देखता कि जान ली गई है, नहीं, वो इससे कई ज्यादा गहराई में जाता है। वो मुल्जिम के जहन में झांकता है। असल में ये अमल के पीछे की नीयत और इल्म ही है जो कत्ल को किसी और किस्म की हलाकत से बिल्कुल अलग कर देता है। और यहीं पर आकर एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है, क्या एक कानून अपनी लिखी हुई तारीफों और सजाओं के साथ इंसानी नीयत और जज्बात के इस पेचीदा जाल को वाकई पूरी तरह समझ सकता है? शायद यही दुनिया भर में निज़ाम इंसाफ का सबसे बड़ा चैलेंज है।